वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने न्यू सेशन में। तो ये क्लास नंबर 13 है। इससे पहले 12 क्लासेस में आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ। उन सभी सेशंस में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम कर रहे हैं 2016 से लेकर 2023 तक में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं आपके सीसेट के एग्जाम्स में वो सारे मैंने इसमें करवाए हैं। इन सीरीज में सारे मैं आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स कैन बी वैलिडली ड्रॉन फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ प्रीमाइसेस, राइट। तो ये क्वेश्चन जो है इसको आप सिलॉक्स की हेल्प से कर सकते हो, वेन डायग्राम की हेल्प से, या फिर आप इसे लॉजिकल रीजनिंग में जैसे स्टेटमेंट, कंक्लूजन और एजम्पशन वाले क्वेश्चंस हम करते हैं वैसे भी आप इन्हें कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखो, आधार वाक्यों के दिए गए समूह से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष वैध रूप से निकलता है, ये आपको फाइंड आउट करना है। कहता है कोई भी बहादुर जो है वो कायर नहीं होता है, ठीक है। नो हीरो इज अ कावर्ड, तो ये हीरो है। अब नो का रिलेशन बन रहा है कावर्ड के साथ, तो ऐसे बनेगा, ठीक। सम सोल्जर्स आर कावर्ड, कुछ सोल्जर्स हैं जो कावर्ड हैं, तो सोल्जर्स यानी कि सिपाही है ना, वो यहाँ पर बनेगा, तो ये रिलेशन बन जाएगा। अब ये वेन डायग्राम बनाने में तो आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वेन डायग्राम का जो टॉपिक मैंने करवाया हुआ है बिल्कुल डिटेल तरीके से, बहुत अच्छे से हर पॉइंट उसमें समझाया है कि कैसे आपका ऑल का बनेगा, कैसे आपका सम बनता है, कैसे आपका ईदर और का केस बनता है, नीदर नॉर कब बनता है, नो का केस कब बनता है, सारी चीजें उसमें बताई है। चलिए निष्कर्ष पे आते हैं। कहता है कोई सिपाही कायर नहीं होता, नो सोल्जर इज कावर्ड। अब मेरे बच्चे ऊपर देखो, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि कुछ सिपाही कायर होते हैं। तो जब इन दोनों के बीच में यहाँ पर कुछ का रिलेशन है तो नो का रिलेशन तो वैसे भी फॉलो नहीं करेगा, ये गलत हो गया। दूसरी बात क्या है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव कंक्लूजन कभी फॉलो नहीं करता, ये बात मैंने आपको बताई है, ठीक है। फिर नेक्स्ट में कहता है सभी सिपाही बहादुर होते हैं। बच्चे सिपाही के बीच में और बहादुर के बीच में है ना, ऑल सोल्जर्स आर हीरोज, सोल्जर और हीरोज के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन तो है नहीं, तो इसमें हम बता नहीं सकते कि ऑल होगा कि नहीं, ये भी गलत है। कुछ सिपाही बहादुर नहीं होते। अब देखो यहाँ पे सोल्जर है, ठीक है। अब सोल्जर का ये वाला पार्ट है जो ये कावर्ड ने यहाँ पर ऑक्यूपाई किया हुआ है ना, ये वाला पार्ट। अब ये वाला पार्ट जो है वो कायर है, ठीक, यानी कि इतने सिपाही भी कायर हैं। फिर साफ साफ लिखा है कुछ सिपाही बहादुर नहीं होते, बिल्कुल ये ठीक है। कुछ सिपाही बहादुर होते हैं, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सी आकृति भिन्न है? ये आपका नॉन वर्बल क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, जिसमें आपको ऑड वन आउट फाइंड आउट करना होता है। देखो यहां पर पेंटागन है, ऊपर अंदर भी पेंटागन है, यानी कि दोनों फिगर सेम है। यहां पे देखो फिगर नंबर बी में सर्कल है बाहर और अंदर भी सर्कल है, ये भी सेम है। ऑप्शन नंबर डी में देखो बाहर भी स्क्वायर है अंदर भी स्क्वायर है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में देखो आप बाहर ट्रायंगल अंदर स्क्वायर है, ये आकृति भिन्न है। नेक्स्ट, निम्न युक्तियों पर विचार करना है। सभी कवि आलसी होते हैं। बेटा एक चीज आपको ध्यान रखनी है, मैंने आपको हमेशा कहा है, अगर किसी भी, ठीक है, कहीं पर भी अगर ऑल आ जाता है, ओनली आ जाता है, तो ये क्या होते हैं, ये हमारे सेंटेंस को, कंक्लूजन को ना फाइनाइट कर देते हैं, लिमिट कर देते हैं। अब यहाँ पे बोला गया है कि सभी कवि आलसी होते हैं, तो सभी कवि तो आलसी नहीं होते, वो पोयम लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, उसमें मेहनत लगती है, तो सभी के बारे में तो हम नहीं बोल सकते ना कि सभी कवि आलसी होते हैं, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। दूसरे में कहता है कि कोई भी कवि आलसी नहीं होता, ऐसा भी नहीं है कि कोई नहीं होता, कोई ना कोई तो होता ही होगा, क्योंकि एक्सेप्शनल तो हर जगह है, केमिस्ट्री में है, फिजिक्स में है, एक्सेप्शनल तो हर जगह होते हैं, मैथ्स में भी देखो कितने सारे एक्सेप्शनल होते हैं,
है ना। तो एक्सेप्शन है, कोई कभी आल से नहीं होता तो हो सकता है भाई, तो दोनों ही गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में किसमें वही संबंध है जो जीजे और क्यू यू के बीच में है। तो पहले तो इन दोनों के संबंध का पता करें कि इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, वो पता चलेगा तो फिर हम नीचे भी फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो जीजे और क्यू यू के बीच का संबंध पता करते हैं। चलिए देखो, G7, J आपका 10, Q 17, U आपका 21। देखो ये 7 है और 17 है, दोनों के बीच में 10 का डिफरेंस है। ठीक, ये 10 है और ये 21 है, यहां पर 11 का डिफरेंस है। क्लियर। अब एक चीज यहां पे करके देखते हैं कि ये डिफरेंस हमको कहां पे मिल रहा है इनमें। देखो B 2 है, C 3 है, ठीक है। 10 और 11 का डिफरेंस में ये भी हो सकता है कि या तो एग्जैक्टली 10 और 11 आए, या फिर 10 और 11, यानी कि दोनों डिफरेंसेस के बीच में एक का डिफरेंस होना चाहिए। तो ये B 2 हो गया, C 3 हो गया, W आपका 23 है, Z आपका 26 है। 2 से 23 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 21। ठीक, और 26 से 3 के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 23। आगे बढ़े। A1 B2 S19 T20। तो 19 और 1 के बीच का डिफरेंस कितना है? 18। और यहां पर डिफरेंस कितना है? 18। आगे देखो, A1 D4 S19 W23। यहां पर का बीच का डिफरेंस कितना है? 18। और यहां पर जो डिफरेंस है वो कितना है? 19। ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे देखो, D4 H8 V22 Y25। इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 18 और यहां पर जो डिफरेंस है वो है 17। अब एक चीज समझो, पहले में डिफरेंस 10 था, दूसरे में 11 आया, यानी कि एक डिफरेंस बढ़ा है। यहां पे डिफरेंस कम हुआ है तो इसको नहीं लेंगे। यहां पर बढ़ा है, पहले 18 डिफरेंस आया, फिर 19 आया, तो इसे लेंगे, ऑप्शन नंबर सी को। ए और बी आपके दोनों गलत है। नेक्स्ट, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है ये। पांच, 16, 51, 158 और पूछा गया है कि यहां पर क्या आएगा। ठीक, देखो 5 दिया 15 में 1 जोड़ेंगे तो 16, 16 3 जा 48, 3 ऐड करूंगी तो 51। ठीक, 51 इंटू में 3 तो 153 और 5 जोड़ूंगी तो 158। ठीक, अब 158 में मुझे फिर से 3 का मल्टीप्लाई करना है। अब यहां पर 1 जोड़ा, यहां पे 3 जोड़ा, यहां पे 5 जोड़ा, तो नेक्स्ट में कितना जोड़ूंगी? 7। ये कितना आ जाएगा? 481। क्लियर? नेक्स्ट, लेटर सीरीज। आपको ये लेटर सीरीज तो है, लेकिन इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्य भिन्न है। ऑड वन आउट है ये। ठीक है, इसमें से 3 एक जैसे होंगे, एक आपका अलग होगा, वही आपको फाइंड आउट करना। देखो
पहले हम देख लेते हैं डी, एफ और एच, यानी कि 4, 6 और 8। ठीक, फिर है हमारा के, एम, ओ, यानी कि 11, 13 और 15। फिर है हमारा आर, टी, वी, यानी कि 18, 22, 20, क्या है आर, टी, वी, 18, 20, 22। ठीक, उसके बाद है हमारा टी, डब्ल्यू, जेड, 20, 23 और 26। यहां पे डिफरेंस कितना है? 2-2 का डिफरेंस है। यहां पे डिफरेंस कितना है? 2-2 का। यहां पे 2-2 का और यहां पे 3-3। तो यही है अलग, ये अलग है। सब 2-2 का डिफरेंस ले रहे हैं, अकेला है जो 3 का डिफरेंस लेके बैठा है, तो यही अलग है, इसी को बाहर कर देंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट कैलेंडर का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है ये। कहता है यदि किसी माह का चौथा दिन शनिवार है तो उस माह के 26वें दिन से 5 दिन पहले यानी कि 21वें दिन कौन सा दिन होगा? सिंपल सी बात है बच्चे, चौथा दिन है उस महीने का शनिवार यानी कि सैटरडे। ठीक, हर 7 दिन बाद आपका कैलेंडर क्या होता है? रिपीट होता है, ये बात पता है। तो 11 तारीख को भी सैटरडे होगा, 18 तारीख को भी सैटरडे होगा। आपको 21 का ही तो पता करना है, 26वें दिन से 5 दिन पहले यानी कि 21 तारीख को। तो 18 को अगर सैटरडे है तो 21 को क्या होगा? 19 और 20 आ रहा है बीच में, तो ये होगा संडे, ये होगा मंडे और 21 को होगा ट्यूसडे यानी कि मंगलवार। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसमें आपको यहाँ पर ये कहता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इनके इनिशियल्स हैं, जो आपके डेज के नाम होते हैं ना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, उनके इनिशियल्स हैं। तो ये अगर मंडे है, ये ट्यूसडे है, ये वेडनेसडे, थर्सडे, तो ये फ्राइडे होगा, ये सैटरडे, ये संडे। नेक्स्ट, 2 अमरीकी जा रहे हैं, एक दूसरे के बेटे का पिता है, तो उन दोनों के बीच में संबंध क्या है? देखो, ये जो भी है इसका जो बेटा है, दूसरा उसका क्या है? पिता है। तो इसका बेटा, ये पिता, तो ऑब्वियसली ये माता होंगी, यानी कि ये दोनों आपस में क्या है? हस्बैंड वाइफ। तो इनका रिलेशन क्या होगा? पति पत्नी का रिलेशन है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट, इंग्लिश का क्वेश्चन है ये। कहता है which of the following alternatives gives the correct form of indirect speech of the given sentence? She said to him, क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव सेंटेंस है कि why do not you go today? क्वेश्चन मार्क है तो ऑब्वियसली जब हम said to को कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा asked में कन्वर्ट होगा। ठीक, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए तो हमारा पहले ही बाहर हो गया, क्योंकि सेड टू की जगह आस्क्ड आना था, तो आस्क्ड इन तीनों में है। ठीक, उसके बाद ये हमारा WH फैमिली से स्टार्ट है, तो इसमें इफ या वेदर नहीं आएगा, WH फैमिली ही आएगी। यहाँ पे इफ से स्टार्टिंग कर रखी है, तो ये ऑप्शन भी हमारा बाहर हो गया। ठीक, उसके बाद मैंने आपको एक चीज बताई है कि टुडे आपका डैड डे में कन्वर्ट होता है ना, तो डैड डे यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर तो टुडे का टुडे है, तो ये भी गलत। तो डैड डे कहाँ है? सिर्फ इसमें है। सो पूरा सेंटेंस को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ यू हैव टू फाइंड सम बेसिक पॉइंट्स, कुछ बेसिक आप वहां पे रूल अपने चेक करो कि क्या क्या बताया गया है, वो अप्लाई हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड का यूज करोगे
आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, which one of the following alternatives gives the correct synonym of the word commemorate? बच्चे, commemorate होता है किसी चीज को सेलिब्रेट करना, लेकिन सेलिब्रेट कैसे करना? उसको रिमेंबर करना, याद करना, रिकॉल करना, ठीक है, तभी कमेमोरेट होता है। सेलिब्रेट उसी को कहते हैं। तो यहां पर इसका करेक्ट आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिमेंबर। ठीक, नेक्स्ट, चूज द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इन द फॉलोइंग। द प्राइसेस आर गोइंग अप बाय लीप्स एंड बाउंड्स। तो लीप्स एंड बाउंड्स ये जो है आपका यहाँ पर, इसका मतलब होता है बहुत तेजी से, वेरी रैपिडली, बहुत तेजी से। ठीक, प्राइसेस जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इरेगुलरली नहीं होगा। इरेगुलरली का मतलब होता है जिसका कोई पर्टिकुलर पीरियड ना हो, यानी कि कभी बढ़ गया, कभी घट गया, कभी एकदम से बढ़ गया, कभी 4 पॉइंट बढ़ गया, कभी 2 पॉइंट ही बढ़ा, तो ये इरेगुलर है। रैपिडली ठीक है, बहुत तेजी से। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, ये भी नहीं होगा। सिस्टमैटिकली क्या होता है? सिस्टमैटिकली वो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, तो ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है आपका, ये भी इंग्लिश का ही क्वेश्चन है, देखते हैं इसे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, कौन सा वर्ड है जो नाउन नहीं है? नाउन होता है स्पेसिफिक, जो पर्सन के लिए डिनोट किया जाता है, किसी प्लेस के लिए डिनोट किया जाता है, जहाँ पे व्हाट का हमको रिप्लाई मिल जाए, है ना, यही तो होता है नाउन। तो बच्चे, मेंशन है, ट्रेंच है, टेंशन है, बट क्वेंच नहीं है। क्वेंच क्या है? एक वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी को सेटिस्फाई करना, किसी को सेटिस्फाई करना, बेसिकली टू सेटिस्फाई। ठीक, आइडेंटिफाई द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इसका एक्टिव वॉइस आपको बताना है, ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट है। नाउ यू हैव टू टेल द एक्टिव वॉइस। द क्लाउन वॉज बीइंग। अब बच्चे, वॉज बीइंग है, बी की आईएनजी फॉर्म है, राइट, यानी कि हमको वहां पर भी आईएनजी फॉर्म लिखनी पड़ेगी। चलिए, तो ये कंफर्म हो गया कि आईएनजी फॉर्म आएगी, यानी कि लाफ्ड गलत हो गया, ये नहीं होगा। पहले बार ऑप्शन नंबर सी मैंने पहले ही एलिमिनेट कर दिया। बीइंग लाफ्ड एट बाय देम। ठीक है, अब देम है तो देम आपका दे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दे है, दे के साथ वर लगेगा, दे के साथ यहां पर भी वर लगेगा, यहां पर भी वर है। ठीक है, राइट। अब बच्चे, यहां पर भी है लाफ्ड एट द क्लाउन या लाफिंग ऑन द। अब ऑन कैसे आ गया? जब यहाँ पे एट है तो एट ही आएगा ना, तो ये वाला भी कैंसिल। हैव बीन का कोई मतलब नहीं है, दे वर लाफिंग एट द क्लाउन आएगा। नेक्स्ट, चूज फ्रॉम द फॉलोइंग द डायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस शी टोल्ड मी दैट शी वुड डू इट नेक्स्ट मंथ। राइट, अब इसका आपको डायरेक्ट स्पीच बताना है। ये ऑलरेडी कन्वर्टेड है, डायरेक्ट स्पीच बताना है। टोल्ड है बच्चे, तो टोल्ड है तो ऑब्वियसली यहाँ पे सेड टू आएगा, क्योंकि सेड टू ही तो टोल्ड में कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पर देखो, सब में सेड टू है, ठीक है, ये हमको देखने की जरूरत नहीं है। डैट लगा है तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा भी सब में आ गया। उसके बाद है शी, तो शी ऑब्वियसली यहाँ पे लिखा गया है, यानी कि उसको चेंज किया गया होगा इसके अकॉर्डिंग, है ना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि सब्जेक्ट यहाँ पे आई, राइट। अब आई आएगा तो आई के साथ तो बच्चे शेल ही आता है, आई और वी के साथ शेल का यूज किया जाता है, और बाकी ही शी इट दे के साथ हम विल का यूज करते हैं। ठीक, तो ही शेल डू इट नेक्स्ट मंथ हो जाएगा, द अपकमिंग मंथ या द कमिंग मंथ। तो डू इट नेक्स्ट मंथ होगा, डू इट द कमिंग मंथ, या बी डूइंग गलत हो गया है, बी डूइंग इट द नेक्स्ट मंथ। नो, आई शैल डू इट द कमिंग मंथ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे,
सुनने को सर्वाधिक अच्छी तरह से परिभाषित किया जा सकता है? इंटरपर्सनल स्किल का आपका ये क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि लिसनिंग यानी कि सुनना कैन बी बेस्ट डिफाइंड है। सुनने को सबसे ज्यादा हम किस चीज से डिफाइन कर सकते हैं? पहला, द साइकोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ डिकोडिंग। ये डिकोडिंग, जब हम किसी कोड को, किसी मैसेज को डिकोड करते हैं तो ये उसका साइकोलॉजिकल प्रोसेस है? नो, ए प्रोसेस वी यूज टू मेक सेंस आउट ऑफ व्हाट वी हियर। यस, हमने क्या सुना है, क्या समझा है और क्या हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं, यही तो लिसनिंग है। हमारा सुनना इसी से तो डिफाइन होता है कि हम किस तरीके से उस चीज को सेंस में हम कन्वर्ट कर रहे हैं जो हमने सुना है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों के लिए मैं सी और डी भी पढ़ देती हूँ यहाँ पे। कहता है फॉरवर्डिंग द इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन कम्युनिकेटेड। जो इंफॉर्मेशन हमने कम्युनिकेट करी है, यानी कि मैंने, ए ने ये इंफॉर्मेशन बी को पास करी है, तो बी ने वो इंफॉर्मेशन सुनी है, लेकिन इंफॉर्मेशन पास करना इज नॉट लिसनिंग, सुनना इज लिसनिंग ना। तो यहाँ पर ये तो वैसे ही गलत हो गया। नेक्स्ट में रिकॉलिंग इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन कम्युनिकेटेड। जो इंफॉर्मेशन मैंने कम्युनिकेट की है आपको, उसको रिकॉल करना, तो रिकॉल करना इज नॉट लिसनिंग, राइट। सो ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज मीन्ड बाय रेस्पॉन्डिंग? द मोस्ट इजिएस्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज। रेस्पॉन्ड का मतलब क्या होता है? रेस्पॉन्ड का मतलब होता है आपने कोई बात सुनी, आपने कोई बात समझी, उस पर अपना फीडबैक देना, हाँ करना, ना करना, है ना। अब यहाँ पे यही तो बोला गया है कि व्हाट इज मीन बाय रेस्पॉन्डिंग। रेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है? तो कंफर्मिंग योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज। आपने उस मैसेज को कितना अंडरस्टैंड किया, उसको कितना आपने समझा, उस चीज का कंफर्मेशन देना ही आपका यहाँ पे क्या है? रेस्पॉन्डिंग करना है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन का फॉर्म नहीं है। तो क्या नहीं है? देखो, इंटरव्यू करना, यस है। इंटरव्यू में कभी भी एक आदमी तो अकेला इंटरव्यू नहीं लेता ना अपना। इंटरव्यू के लिए कम से कम दो तो चाहिए, जो जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है, जो इंटरव्यू लेता है, ऑब्वियसली। तो ये तो है। रीडिंग इंटरेस्टिंग नॉवेल। अब आप कोई इंटरेस्टिंग नॉवेल पढ़ रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, तो आप किसी से कम्युनिकेट थोड़ी ना कर रहे हैं, आप तो सिंपल रीडिंग कर रहे हैं ना, तो वो कम्युनिकेशन नहीं है। तो ये जो नहीं है ना, यही सही आंसर है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। इसके बाद है डिस्कशन करना। तो डिस्कशन भी दो ही लोगों के, मिनिमम दो लोग तो चाहिए डिस्कशन करने के लिए। पर्सन अपने आप से तो कभी डिस्कस नहीं करता ना। तो इसमें भी ये भी है, कम्युनिकेशन का पार्ट है। सोशल इंटरेक्शन भी कम्युनिकेशन का पार्ट है, बस ये इसका पार्ट नहीं है और यही हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं।